हेलो एवरीवन। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना स्नेह इस चैनल के ऊपर बनाए रखा। और अब उसे पे बैक करने की मेरी बारी आ गई है। बीच में 18 फरवरी को लास्ट वीडियो हमने डाला था, उसके बाद में बहुत लंबा गैप हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कुछ ऐसी व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स बना नहीं पाया, और लेकिन अब उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की बजाय अब हम इधर फोकस करते हैं। तो आपने देखा कि एक जो इसका टॉपिक नंबर 1 था, टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस, यही हम पढ़ा रहे हैं एसओ की तैयारी के क्रम में। और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कई सारे वीडियोज़ के माध्यम से हमने आपको बता दिया है कि ये टॉपिक जो 30 नंबर का आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो तो आप हिंदी तो पढ़ते ही हैं, आप जीएस भी पढ़ते हैं, चूँकि ये दोनों इमेंस पार्ट हो गए यूपी के एग्जाम्स के। और इसमें जो तीसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जिसमें आपने पीजी किया है वो सब ने कमोबेश, किसी ने एमकॉम किया है तो कॉमर्स का बेसिक नॉलेज उसे है, वही बेसिक सवाल ही आने हैं। किसी ने एमएससी मैथमेटिक्स किया है तो मैथ्स हो जानता है। लेकिन ये जो नया टॉपिक है स्टेट्स एनालिसिस, ये ज़रूरी नहीं है कि एमएससी मैथ्स वाले ने स्टेट्स पढ़ा हो, या एमकॉम वाले ने स्टेट्स पढ़ा हो बेसिक स्टेट्स, या इकोनॉमिक्स वाले ने स्टेट्स पढ़ा हो। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आप बेहतर करते हैं तो आपको एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, और आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। कंपटीशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि पहले लगता था कि नहीं 70-75% आप नंबर लेके आइए तो ऑलमोस्ट ये श्योर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग एक सीमा से ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जॉब्स कम हैं और एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। इसलिए जितना इसलिए अपने कोई सेफ जोन या सेफ स्कोर के बारे में सोच के चलना ही नहीं है। जितना मैक्स हम कर सकते हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, उस हिसाब से हमको टारगेट बना के चलना है। तो अब आते हैं यहाँ पे कि पहला वाला जो टॉपिक था स्टेट्स का, जिसमें बेसिक स्टेट्स की डिफिनीशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन, डिस्ट्रस्ट और मिसयूज, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था पूरा। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था कलेक्शन ऑफ डेटा, टोटल 12 टॉपिक है, हमने आपको बताया था। तो कलेक्शन ऑफ डेटा भी हमने इसमें प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये 4 टॉपिक्स पढ़ लिए थे अच्छे से। और उसके बाद में 3 चीज़ें हमने छोड़ दी थी कि क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पिछला वाला वैसे ही बड़ा लंबा हो गया था। ये आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ऑनेस्टली इन लेक्चर्स को मेरे फॉलो कीजिए, देखिए, तो स्टेट्स मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन भी, मैं कह रहा हूँ आपको फिर से 100% श्योर होके, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी एसओ के पेपर में स्टेट्स वाले पोर्शन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं मिलेगा। मैं स्टेट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नेसेसरी सब्जेक्ट जो आएगा टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस में, जो मेरे लेक्चर से इधर आएगा, आप अगर ऑनेस्टली इसको पढ़ते हैं। अभी तो ये 2 टॉपिक हैं, अब अगला तीसरा जो टॉपिक है, जिसमें क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक, इन सब में क्या है कि ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकेगा जैसे मैं ऐसे पीपीटी टाइप का इसमें बना ले रहा हूँ। उसके लिए मैं पेजेस पे मैंने नोट्स बनाए हैं बाकायदा, उसमें कि पिक्टोग्राफ क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, ये सारा समझाने के लिए बाकायदा मैंने नोट बनाया है। तो तीसरे लेक्चर में आप वो देखेंगे और बहुत आराम से समझ पाएंगे। अब ये अभी जो दोनों टॉपिक हैं ये बिल्कुल कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड हैं, इसीलिए मैं ऐसे सिंपल इन्हें बता रहा हूँ। इसके आगे से जैसे ही उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और आएगा, क्योंकि स्टेट्स बिना मैथमेटिक्स के अधूरा है, तो यहाँ पर आपको संयोग से बेसिक ही मैथ्स पढ़नी है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उसको लिखा है, वो आपको मिलेगा, तो आप देखेंगे कि उसे और अच्छे से समझ पाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझा पाऊँ आपको। तो इसे फॉलो करते हुए चलिए दूसरा वाला लेक्चर तो आज हम कंक्लूड करेंगे। उसका पहला प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये इतना पढ़ लिया था आपने लेक्चर नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिलेबस आपको इसलिए दिखा दिया कि इसी सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, इसमें ना कुछ एक भी पॉइंट ज़्यादा, ना एक भी पॉइंट कम, कि आप टू द पॉइंट रहें, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो अथाह कंटेंट है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है उसको पढ़िए। और एक चीज़ और कि मैंने वो सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए हैं एसओ वाले, जो यूपीपीएससी ने कराए हैं और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कराए हैं इसके पहले। तो ये 3 लेक्चर शुरू के हम बना लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में एक पेपर पूरा डिस्कस कर लेंगे एसओ का, यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया सारा। आप देखेंगे कि इतने बेसिक सवाल आ रहे हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, ये लेक्चर देखना सार्थक हो रहा है आपका। अभी हम जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, उसमें मीन, मीडियन, मोड, ये सारा पढ़ेंगे। मीन के अलग अलग, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, इसके कई सारे सवाल एग्जाम में, मतलब ये जो बेसिक हमने पढ़ा था पहला वाला स्टेट्स, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, उसके 2-3 सवाल अभी जो कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा है हमने, या एक पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, इन सबके इतने ही बेसिक सवाल आ रहे हैं जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पता चले आप बहुत डीप में चले गए और वो बेसिक बातें भूल गए, जिससे संबंधित सवाल आपको मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो वो भी अनावश्यक है। इसलिए मैं टू द पॉइंट लेक्चर्स बना रहा हूँ, जो मतलब आपको इमेंसली यूजफुल आपको होंगे ये आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा, इंट्रो पार्ट में थोड़ा लंबा कर देता हूँ, तो आपको अच्छा ना लगे तो इसको थोड़ा 2x में करके देख लिया कीजिए, या आगे बढ़ जाया कीजिए 3-4 मिनट, वो ये बताना मेरा फर्ज रहता है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो आइए मेन कंटेंट के ऊपर चलते हैं और ये यहाँ से हम शुरू करते हैं।
ये लेक्चर नंबर 2 का सेकंड, इसका ये फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी एलिमेंट्री सैम्पलिंग टेक्निक। अब उसका जो सेकंड पार्ट हमने बनाया है ये उसमें है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या है, उसके बाद टेबुलेशन और लास्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरा तीसरा ऐसे इंटरकनेक्टेड पार्ट हैं। मतलब ये नहीं है कि टेबुलेशन का कोई एग्जिस्टेंस बिना क्लासिफिकेशन के नहीं है, उसी तरह से अगर क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं है, आगे आप लेक्चर में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन क्या है, और क्लासिफिकेशन देखने से पहले ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कोई भी डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो पहले मैं जो इसमें यहाँ लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ, उसको बाद में समझाता हूँ कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो शुरू में हमारा मेन फोकस होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं उन सबका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो शुरू में ही उन बच्चों का नाम और पूरा डिटेल हम लिखते हैं। उसके बाद में अब वो डेटा जब हमने कलेक्ट कर लिया शुरू में ही, तो उसको यूज़फुल डेटा बनाने के लिए उसको इस तरह से समायोजित करने के लिए कि उससे कोई हम कंक्लूजन डिड्यूस कर पाएँ, उसके क्लासिफिकेशन की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जैसा कि मैंने लिखा है, द कलेक्टेड डेटा आल्सो नोन एज रॉ डेटा आर अनग्रुप डेटा आर यूजुअली इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल एंड रीडली कंप्रीहेंसिबल फॉर्म इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फर्दर स्टेट्स एनालिसिस। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बता दूं कि इस बार मैंने ट्रांसलेशन की ऐसे कोशिश की है कि हिंदी मीडियम वाले जो भी भैया बहन हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसलेशन आपको मिलेगा तो समझने में आसानी होगी। ये ऊपर जो भी मैंने पढ़ा इसका मतलब है कि सिंपली जब हम रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो कि आमतौर पर वो ग्रुप नहीं होता, किसी एक ग्रुप में नहीं होता, वो ऐसे रैंडम डेटा हमारे पास आ गया तो उससे कंक्लूजन को डिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो सांख्यिकीय विश्लेषण की सुविधा के लिए, स्टेट्स एनालिसिस की सुविधा के लिए उसको हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ग्रुप में, क्लास में, सब ग्रुप में ऐसे करके उसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि उससे कोई कंक्लूजन निकालने में हमको आसानी हो सके। ये काम होता है, ये ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आता है कि अगर हम रॉ फॉर्म में डेटा को इकट्ठा कर दिए, उसकी कोई ग्रुपिंग नहीं बनाई, कोई क्लासेस नहीं बनाए, तो उससे कोई कंक्लूजन निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको बताऊँ कि जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे चिट्ठियाँ आती हैं, चिट्ठियों को डाकिया बांटते हैं, डाकपाल बांटते हैं, जीडी बांटते हैं। तो अब रैंडम चिट्ठी आई और उसके बाद में डाकियों को दे दिया वो चिट्ठी कि ले जाइए, उसको देखा नहीं कि कहाँ कौन से पते की चिट्ठी है, और 20 चिट्ठी आई, 20 को दे दिया एक डाकिए को। अब एक चिट्ठी मान लीजिए कि है वो रैंको साइड की है या अपने साइड में जहाँ कहीं है, आप देख लीजिए कि एक चिट्ठी है उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाने की, एक दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर जाने की, तो एक सिंगल आदमी परेशान हो जाएगा इतना दूरियां तय करके। अब वही अगर उसको क्लासीफाई कर लिया जाए सारी चिट्ठियों को कि ये 20 चिट्ठियों में 5 चिट्ठियाँ ऐसी हैं जो उत्तर साइड में 10 किलोमीटर जाने पर वहाँ उनका पता है, वहाँ मिल जाएगा, 5 चिट्ठियाँ दक्षिण साइड में। तो इस तरह से अगर उनको समायोजित कर लिया गया, एक ग्रुप में क्लासीफाई कर लिया गया, तो फिर उनको उनके डिलीवरी में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये होता है क्लासिफिकेशन का फ़ायदा कि जब हम डेटा को क्लासीफाई कर लेते हैं तो कितनी सुविधा हो जाती है उस डेटा को विश्लेषित करने में, उसको एनालाइज करने में। तो आगे चलते हैं। ये तो आप बेसिक बात जान गए कि क्लासिफिकेशन की जरूरत हमको क्यों होती है। अब डिफिनेशन पे पहुंचते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेज एंड सब क्लासेज अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो किसी भी जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको अलग अलग क्लासों और सब क्लासों में क्लासीफाई करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसको अलग अलग क्लासों में बांटने की जो प्रक्रिया है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब हम बांटते हैं तो कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पर हम बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 बच्चों का मार्क दे दिया आपको, एक स्कूल के अंदर 20 बच्चों के मार्क्स दे दिए 100 में से, तो उसमें से 5 बच्चे 80 से ऊपर मार्क्स पाए हुए हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो 50 से नीचे मार्क्स पाए हुए हैं। अब उसको आपको क्लासीफाई करने के लिए दे दिया, तो आप 3 उसमें ग्रुप बना सकते हैं कि एक फर्स्ट डिवीजन वालों का ग्रुप है, एक सेकंड डिवीजन वालों का ग्रुप है, एक थर्ड डिवीजन वालों का ग्रुप है। फर्स्ट डिवीजन में डाल दीजिए ऐसे बच्चे जो 60 नंबर से ज़्यादा 100 में पाए हुए हैं, और थर्ड में जो 33 से कम पाए हुए हैं, तो ऐसे जो 50 से कम पाए हुए हैं। तो यही हिसाब किताब से आप उस डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी दिए हुए डेटा का, तो वो कोई सेट ऑफ रूल होता है, उसके आधार पर करते हैं। जो हमने इसमें लिखा है कि वर्गीकरण, हिंदी वाले भैया बहन भी हिंदी में पढ़ लेंगे, बाकी समझा मैं हिंदी में ही रहा हूँ, और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश थोड़ा सा आपका अच्छा होगा तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा यूजफुल होगा। कि डेटा को कुछ विशेषताओं के अनुसार विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में समूहित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेज एंड सब क्लासेज अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्लासिफिकेशन।
तो ये हो गया क्लासिफिकेशन कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है तो उसको किसी विशेष नियमों के आधार पर अलग अलग क्लासों में, सब क्लासों में डिवाइड करने की, बांटने की, समूहित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हैं जिसको हिंदी में। क्लासिफिकेशन के बाद आता है टेबुलेशन। पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर डीप में चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। टेबुलेशन का क्या मतलब होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इज कॉल्ड टेबुलेशन। तो जो डेटा को, सबसे पहले डेटा को हम करते हैं क्लासीफाई, बिना क्लासिफिकेशन के टेबुलेशन का कंसेप्ट नहीं आता। तो टेबुलेशन का फर्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन। तो जो डेटा हमने क्लासीफाई कर लिया है, उसके बाद में उसको सिस्टमेटिक वे में जब हम अरेंज करते हैं क्लासिफाइड डेटा को, तो उसको कहते हैं टेबुलेशन। एक टेबल होती है, टेबल किससे बनता है? टेबल रो और कॉलम से बनता है। तो जो डेटा हमने क्लासीफाई कर लिया, पहले डेटा को, पहला प्रोसेस क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना। पहले डेटा को हमने कलेक्ट किया, फिर उसका हमने क्या करा? क्लासिफिकेशन करा। तो डेटा को जो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, तो उस क्लासिफाइड डेटा को भी एक ऐसे वे में, मतलब क्लासीफाई करने के बाद भी जो ज़्यादा सारा हमारा डेटा है उसको ऐसे वे में टेबल के फॉर्म में हम लिख दें कि वो समझने में ज़्यादा आसान हो जाए, कम स्पेस में बहुत सारा कुछ वो कह पाए। तो इसीलिए हम टेबुलेशन करते हैं। तो टेबुलेशन क्या होता है? उसको हिंदी में कहते हैं सारडियन। और सारडियन होता है वर्गीकृत आंकड़ों की व्यवस्थित व्यवस्था तथा प्रस्तुतिकरण, सारडियन कहलाता है। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इज कॉल्ड टेबुलेशन। इसमें मैंने नोट के अंतर्गत एक डाला है कि क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन टेबुलेशन, कि अगर आप टेबुलेशन कर रहे हैं ना, तो क्लासिफिकेशन जो है टेबुलेशन का फर्स्ट स्टेप है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेबुलेशन जो हमने पहले समझाया वही परिभाषा स्क्रीन के ऊपर है, एक बार पढ़ लीजिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए। आगे चलते हैं। आगे है इसमें जो मैंने दिया है इसके डिटेल में कि क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन टेबुलेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है वो टेबुलेशन का पहला स्टेप होता है, मतलब क्लासिफिकेशन को करके ही आगे हम टेबुलेशन तक बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती क्यों है और है क्या क्लासिफिकेशन। वही जो मैंने लेटर बॉक्स वाला एग्जाम्पल बताया पोस्ट ऑफिस में, कि लेटर इन द पोस्ट ऑफिस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। कि जब एक पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ के लेटर्स हैं, उस हिसाब से वो क्लासीफाई किया जाता है। अब मान लीजिए कि लखनऊ का कोई पोस्ट ऑफिस है एक, और वहाँ पे कोई लेटर आया, तो गोमती नगर के पास वो पोस्ट ऑफिस है, तो वो फिर उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये विभूति खंड का है, ये विजयंत खंड का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, और उस हिसाब से जीडीज को वहाँ भेजेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। मुकाबले इसके कि सारा लेटर एक ही बॉक्स में उठा लिया, उसको क्लासीफाई नहीं किया और एक झोले में डाल दिया और डाकिए को कहा कि आप जाके दे आइए, तो पता चले एक लेटर उनको मिला विजयंत खंड का, तो एक मिला विभूति खंड का, तो इतनी दूरियां तय करते करते परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे डेटा अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, कम्युनिटी, ईटीसी। मैं बड़ा एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो एक पार्टी विशेष के घोषणा पत्र में था कि जितनी 60 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाएं होंगी उनको हम यूपीएसआरटीसी की बसों में फ्री में यात्रा देंगे। अब वो डेटा उनको इकट्ठा करना, तो क्या करेंगे? वो जाएंगे समाज कल्याण विभाग के पास में और वो कहेंगे कि जितने लोगों को आप ये पेंशन दे रहे हो ना, कौन सा पेंशन? वृद्धा पेंशन, 60 से ऊपर वाले उम्र को ही मिलता है, तो उनका जितना डेटा आपके पास वो डेटा हमको दे दीजिए। अब वो डेटा उनके पास, तो डेटा समाज कल्याण विभाग के पास तो स्टूडेंट का भी होता है जिनको स्कॉलरशिप देते हैं, मीडियम एज के बच्चों का भी होता है, युवाओं का भी होता है, लेकिन अब इनको ज़रूरत है क्लासिफाइड डेटा की। वो किस क्लासिफिकेशन की? वो ऐसा वर्ग वाला क्लासिफिकेशन जिसमें ऐसे ही लोग आएँ, ऐसे लोग नहीं, ऐसे केवल महिलाएं आएँ, पुरुष भी नहीं, जो 60 साल से अधिक उम्र की हों, क्योंकि उनके लिए इनके घोषणा पत्र में था कि उनके लिए हम बसों में फ्री में यात्रा देंगे। तो यहाँ समाज कल्याण से वो डेटा उठाएंगे, वो क्लासिफाइड डेटा, उसी हिसाब से उसको कैलकुलेशन करेंगे कि अगर बसों में इनको फ्री में यात्रा देनी है, ऑन एन एवरेज पर डे इतनी महिलाएं यात्रा करेंगी, तो हमको कितना पैसा मतलब देना पड़ेगा यहाँ यूपीएसआरटीसी को, राज्य परिवहन निगम को, जो भी है, कि इनका व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो ये होता है इंपॉर्टेंस किसका? क्लासिफिकेशन का डेटा के अंदर। नई जनगणना में तो अथाह डेटा है, जितने भी लोग हैं सबका कलेक्शन है, लेकिन अब जैसे आपको किसी एक विशेष क्लास का डेटा चाहिए, तो आप उसमें से क्लासीफाई करेंगे, वो पैरामीटर अपना सेट करके उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप वो डेटा क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद में उसको ले लेंगे और फिर उस डेटा के साथ जो करना है वो करिए आप। तो ये होता है इंपॉर्टेंस किसका? क्लासिफिकेशन का। तो पहला एग्जांपल लेटर बॉक्स वाला दिया और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे डेटा अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, कम्युनिटी, ईटीसी। जैसे पार्टियां ही आप मान लीजिए कि सर्वे कराती हैं, अब तो चुनाव हो गए हैं यूपी में, तो वो सर्वे कराती हैं, उन्होंने रैंडम 100 लोगों का सर्वे किया। ये सर्वेज वगैरह ये स्टेट्स तभी उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मैंने पहले सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा, आपका सर्वे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होने की संभावना रहेगी। तो मान लीजिए 100 लोगों का सर्वे किया गया और उसमें से पूछा गया कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, और एज वाइज उस डेटा को डिस्क्राइब किया गया कि हाँ, जो 18 से 35 साल के युवा हैं
उनका रुझान किस तरफ है, जो 60 साल से एक्स्ट्रा वाले लोग हैं उनका रुझान किस तरफ है, जो 35 से 45 वाले हैं उनका रुझान किस तरफ है। इस हिसाब से पार्टियां सर्वे करा के अपने देखती हैं कि युवाओं के बीच हमारा क्या क्रेज है, जो वृद्ध लोग हैं उनके बीच हमारा क्या क्रेज है, और महिलाओं का डेटा इकट्ठा करा है, महिलाओं के बीच हमारे पार्टी की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो ये जो सारा हिसाब किताब होता है, इसमें क्लासिफिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है आप समझ सकते हैं कि डेटा इकट्ठा करना तो बिल्कुल पहला स्टेप है, आप कीजिए इकट्ठा, स्टेट उसी के बेस पे बना है, लेकिन डेटा को क्लासीफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में टेबुलेशन करके हम उसको सिंपल बना देते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और सारा बड़ा सा डेटा हमने जो बड़े स्पेस में कलेक्ट किया है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम छोटे पार्ट में पूरा समरी उसकी आ जाती है, जिसको देख के आप जो भी डिड्यूस करना चाहें वहाँ से इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जब कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, इवन ये कोई बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाता है, तो आज का समय तो ऐसा हो गया ना कि उनको पहले फ़ायदे गिनाइए, बताइए कि मॉर्निंग वॉक के ये फ़ायदे तो हो जाएंगे। पहले क्या था कि पढ़ के लोग मोटिवेट होते थे। एक मैंने ये कहीं सही पढ़ी थी कि पहले लोग क्या होता था कि पढ़ के मोटिवेट हुआ करते थे, अब पढ़ने के लिए लोगों को मोटिवेट होना पड़ता है कि मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, पढ़ने से ये होगा वो होगा, तो बैठेंगे पढ़ेंगे। यही कॉमेडी वीडियो आपको अगर देखना है, लोगों को तो घंटों का कॉमेडी वीडियो देख लेंगे, और ये 1 घंटे का अगर लेक्चर बना दें झेला नहीं जाएगा। ये आपको ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर है ये चीज़ें। तो वही है कहानी कि कृपया पढ़ने के लिए मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के मोटिवेट होइए। और तो उसी तरह से ये क्या है कि जब क्लासिफिकेशन ही करते हैं हम, तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिना उद्देश्य के तो कोई भी चीज़ निरर्थक ही है। तो क्लासिफिकेशन का एक उद्देश्य होता है, वो क्या है इसमें देख लीजिए। द फॉलोइंग आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा। तो डेटा को क्लासीफाई करने का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो इधर है, इट कंडेंसेस द मास ऑफ डेटा इन एन इजिली मिलेबल फॉर्म। तो ये क्या करता है कि ये डेटा जो डेटा का पूरा समूह है उसको बहुत आराम से आप आत्मसात करें, उसको उसको समझ पाएँ, उसको अपने मन के अंदर बिठा पाएँ, इस योग्य बनाता है क्लासिफिकेशन। नहीं तो अनग्रुप डेटा बहुत अथाह पड़ा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देख के। लेकिन उसको अगर आत्मसात करने के योग्य बनाना है, आत्मसात का मतलब क्या हुआ कि आप जिसको ग्रहण कर सकें, सुग्राह्य बना सकें, आपका मन उसको ग्रहण कर सके, उसको पचा सके, उस डेटा को जान सके, तो उसमें क्लासिफिकेशन का बड़ा अच्छा रोल होता है। दूसरा है इसकी विशेषता, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल। क्लासिफिकेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये जो ज़रूरी डिटेल्स नहीं है उसको ये एलिमिनेट कर देता है, जो हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, या अनावश्यक विवरण को समाप्त करता है। जैसे मान लीजिए जो एग्जांपल मैंने आपको बसों में यात्रा वाला बताया था ना अभी, तो बसों में यात्रा वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ये छोड़ दीजिए, ये एग्जांपल ले लेते हैं फिर से स्कॉलरशिप वाला। यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, यूपी स्कॉलरशिप के तहत। तो उसमें उन्होंने एक बैरियर लगाया है कि अब पता चले कि बच्चों ने मान लीजिए कि अप्लाई कर दिया, सब बच्चों ने अप्लाई कर दिया वहाँ पे। तो किसी के घर की जो पेरेंटल इनकम है वो 5 लाख रुपए है, किसी की 8 लाख रुपए है, किसी की 1 लाख है, 2 लाख है। तो उन्होंने क्या किया है कि उस पर एक बैरियर लगा दिया है कि इतने लाख तक ही आपकी इनकम हो तो आप इसके लिए माने जाएंगे, आपका मान्य होगा एप्लीकेशन। तो बाकी जो जितने अननेसेसरी लोगों ने अप्लाई कर दिया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तो अननेसेसरी लोगों ने बाकी जो अप्लाई कर दिया ना वहाँ पे, तो उनको हटाने में ये चीज़ हेल्प करेगी। कौन सी चीज़? ये जो क्लासिफिकेशन है कि नहीं ये लोग इस पैरामीटर में इस करेक्टरिस्टिक के तहत फिट बैठते हैं, तो ये इन, बाकी सारे आउट। तो जो अननेसेसरी डेटा है जो वहाँ पहुँच गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके एलिमिनेशन में भी क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा है इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा। तो ये क्या है कि यह तुलना की सुविधा देता है और डेटा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है कि अगर डेटा को आपने क्लासीफाई किया तो वो तुलना करने में कि ये यहाँ ये बड़ा, यहाँ ये छोटा, यहाँ ये चीज़ कम है, यहाँ ये चीज़ ज़्यादा है, उसमें एक आसानी होती है क्लासीफाई करने के बाद में। और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो अनग्रुप डेटा में हम नहीं समझ पाते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद उसको भी समझने में आसानी हो जाती है। चौथा, इट इनेबल्स वन टू गेट ए मेंटल पिक्चर ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प इन ड्राइविंग इन्फरेंसेस। कि अगर किसी दिए हुए डेटा से आपका क्या तात्पर्य होता है डेटा कलेक्ट करने से, कि उससे कोई इन्फरेंस हम निकाल पाएँ, उससे कोई क्या करें कि निष्कर्ष निकाल पाएँ जिसको कहते हैं। तो क्लासिफाइड अगर डेटा है तो उससे निष्कर्ष निकालना सिंपल हो जाता है, क्योंकि वो एक फॉर्म में एक सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ होता है, तो वहाँ आपको समझना आसान होता है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। और पाँचवा है इट हेल्प इन द स्टेट्स ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। तो यह एकत्रित जानकारी के सांख्यिकीय उपचार में मदद करता है, सांख्यिकीय व्यवस्थापन में मदद करता है कि जो इकट्ठा किया आपने सारा डेटा, तो सांख्यिकीय रूप से उसका क्या महत्व है, उससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, किस रिजल्ट पे पहुँचे, किस निष्कर्ष पे पहुँचे। क्लासिफिकेशन से ये काम आसान हो जाता है। तो ये हो गया मेजर ऑब्जेक्टिव आपका किसका, क्लासिफिकेशन का। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इन पाँचों में से कोई 3 ऑप्शन दे दिया और चौथा कोई बाहर का ऑप्शन दे दिया, तो आप ये जानेंगे तभी वहाँ कर पाएंगे कि यह क्लासिफिकेशन का एक महत्व होता है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप क्लासिफिकेशन क्या है ये देख लिया, क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लिया, आप टाइप्स देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के मेजरली 4 टाइप होते हैं, सॉरी। तो इसमें जो जैसा मैंने लिखा है कि स्टेट डेटा आर क्लासिफाइड
in respect of their characteristic. Broadly, there are 4 basic types of classification, namely chronological classification, geographical classification, qualitative classification and quantitative classification. तो वर्गीकरण के जैसे हिंदी मैंने ये लिखा कि इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें कालानुक्रमिक, भौगोलिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। उच्चारण में कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है, तो वो इतना अच्छा में नहीं है, उसके लिए क्षमा करें। तो अब क्रोनोलॉजिकल पे आते हैं। अच्छा, क्रोनोलॉजी से एक बात याद आ गई। 2019 में जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था, तो अमित शाह जी का एक लेक्चर बड़ा वायरल हुआ था। माननीय गृह मंत्री जी हैं हमारे देश के, भारत गणराज्य के। तो उसमें था कि लोग फिर बड़े मीम्स बनाए, क्रोनोलॉजी को समझिए। तो क्रोनोलॉजिकल से आप वैसे समझ गए होंगे, क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है? कालानुक्रम, कि एक के बाद एक स्टेप जो हो रहा है, कि इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, उसमें डेटा को क्लासीफाई करते हैं ईयर वाइज, समझ रहे हैं? ईयर वाइज कैसे, उससे मेरा क्या तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए भारत देश की जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी 1970 के दशक में थी 30, 1980 के दशक में घट के हो गई 25, 1990 के दशक में घट के और कुछ हो गई 22। तो ऐसे ऐसे इसको ईयर वाइज जब डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं ईयर वाइज डेटा को जो हम क्लासीफाई करते हैं, कलेक्टेड डेटा को, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको अगर और अच्छे से आपको समझना है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, तो उसका एग्जांपल अभी चारों हम समझा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल अगर समझना ये, तो आपको लेके चलते हैं, हम एग्जांपल के पास में लेके चलते हैं। क्रोनोलॉजिकल को यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए एग्जांपल 5 में आपको दिख रहा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये बड़ा सटीक सा एग्जांपल है। द एस्टिमेट ऑफ द बर्थ रेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1970 टू 1976। तो अब क्रोनोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, ये समय कालानुक्रम। अब यहाँ ईयर दिया हुआ है ऊपर, जैसे 1970 में बर्थ रेट 36.8, 1971 में इतना, 1972 में इतना, 1976 में ऐसे ऐसे इतना आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, की डेटा को किस तरह से क्लासीफाई किया है ईयर वाइज, कालानुक्रम में। और इसका ध्यान रखा है कि सबसे पहले वाला ईयर आया, उसके बाद वाला ईयर, उसके बाद वाला ईयर, उस हिसाब से डेटा को कलेक्ट कर दिया है। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हैं टेबल जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दोनों एक साथ ही इन्वॉल्व है। मैंने पहले ही बताया था कि बिना क्लासिफिकेशन के टेबुलेशन का कोई महत्व नहीं है। पहला स्टेप जो है टेबुलेशन का, वो क्लासिफिकेशन को डेटा को यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे क्लासीफाई किया कि 1970 में इतना बर्थ रेट, 71 में इतना, 72 में इतना, और तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं अपने वहाँ पे, कहाँ पढ़ रहे थे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो हाँ, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसका एग्जांपल भी हमने बता दिया। यहाँ मैंने ये हंसने वाली इमोजी के साथ बताया कि क्रोनोलॉजी को समझिए। इस तरह के बड़े मीम्स बने थे, अगर आपको याद हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो वही होता है। क्योंकि किसी भी डेटा को क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये सब जानेंगे तो ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो ये होता क्या है कि इन दिस द कलेक्टेड डेटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन ईयर, मंथ, वीक, etc. द डेटा इज जनरली क्लासिफाइड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो एकत्रित डेटा होता है, एकत्रित आंकड़ा होता है, वो वर्षों, महीनों, हफ्तों आदि में व्यक्त समय के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। और इसमें डेटा को आमतौर पर समय के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब सबसे पहले वाला साल आया, उसके बाद वाला साल, ऐसे ऐसे, मतलब बढ़ते हुए साल के क्रम में। दूसरा क्लासिफिकेशन का जो हमने प्रकार आपको समझाया, वो है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कोई जियोग्राफी का रोल होगा, बिल्कुल है रोल। इसमें क्या है? इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन्स आर प्लेस। इस तरह के क्लासिफिकेशन में डेटा किस तरह से क्लासीफाई होता है? इस तरह से कि जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से। मान लीजिए कि भारत के अलग अलग राज्यों में आम का उत्पादन कितने कितने मीट्रिक टन होता है, या गेहूं का उत्पादन कितने कितने मीट्रिक टन होता है, उस हिसाब से पूरी लिस्ट बनाई है। तो अब वही जो अभी टेबल मैंने दिखाया था आपको, किसमें? क्रोनोलॉजिकल वाले में। तो उसमें ईयर में 1970, 71, 72 था। इसमें ईयर की जगह पे वहाँ जियोग्राफिकल रीजन डाल देंगे। जियोग्राफिकल रीजन मतलब जो स्टेट भी है, जियोग्राफिकल रीजन ही तो है। तो मान लीजिए स्टेट को वहाँ डाल दिया कि यूपी में कितना गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, ऊपर डाल दिया स्टेट का नाम या जियोग्राफिकल रीजन, और नीचे क्या डाल दिया? प्रोडक्शन, और बना दिया टेबल। तो ऊपर डाल दिया क्या? यूपी, उसके बाद में वेस्ट बंगाल मान लीजिए, पंजाब मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए, छत्तीसगढ़ मान लीजिए, ऐसे अलग अलग स्टेट डाल दिए, और नीचे उनमें गेहूं का प्रोडक्शन कितने यूनिट होता है, इस हिसाब से टेबल बना दिया। तो वो जो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें जियोग्राफिकल रीजन वाइज डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कलेक्टेड डेटा को, उसको कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया मीट्रिक टन में। अगर इसका आप टेबल बना देते हैं डेटा को क्लासीफाई करके, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन कहलाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें जियोग्राफी का रोल होता है, जियोग्राफिकल रीजन का रोल होता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। इसमें देश वाला बताया है सॉरी। तो इसमें बताया है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन आर प्लेस। द फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन डिफरेंट स्टेट्स इन इराक, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट कंट्रीज। ये मान लीजिए डिफरेंट कंट्रीज मतलब कितना
किलोग्राम पर एकड़ में होता है गेहूं का उत्पादन। ये देख लीजिए जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल कि यूएस में इतना होता है 1925, चाइना में इतना, डेनमार्क में इतना, फ्रांस में इतना, इराक में इतना। इस हिसाब से जो टेबल बन गया है तो इसको कहते हैं हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। समझ गए। आगे चलते हैं जियोग्राफिकल के बाद क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के पास में। तो क्वालिटेटिव नाम से स्पष्ट कहते हैं ना भाई, क्वालिटी है, ये क्वालिटी कपड़े में पहनता हूँ, बातों इस चीज़ में क्वालिटी है, तो नाम से ये चीज़ें स्पष्ट है। क्रोनोलॉजी में नाम से स्पष्ट था, क्लासिफिकेशन से, जियोग्राफिकल में, वैसे क्वालिटेटिव में जब क्लासिफिकेशन का मतलब जब डेटा को, जब कलेक्टेड डेटा को उसके क्वालिटी के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। क्वालिटी का आधार कैसे? 100 लोगों का मान लीजिए उन्होंने क्या किया, 100 लोगों का सर्वे किया। अब 100 लोगों की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, उसमें अलग अलग क्वालिटी देखिए। पहले तो क्वालिटी स्वभाव वाली क्वालिटी ले लीजिए, लेकिन ये सब अगर वेल डिफाइन ना हो तो वेल डिफाइन क्वालिटी ले लीजिए। पहली मेल और फीमेल, दूसरा मैरिड मेल मैरिड फीमेल, तीसरा अनमैरिड मेल अनमैरिड फीमेल। इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, तब व्यक्ति के या जो कलेक्टेड डेटा है उसकी क्वालिटी के आधार पर जब डेटा को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ गए आप। तो इसमें मैंने लिखा भी है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेम एट्रीब्यूट्स आर क्वालिटी लाइक जेंडर, लिटरेसी, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट इटीसी। सच एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी मेजर्ड अलॉन्ग विद द स्केल। क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होता है, क्वालिटेटिव डेटा का एग्जांपल में बताया था, या क्वालिटेटिव स्टेट्स का एग्जांपल पहले लेक्चर में बताया था कि ये क्वालिटेटिव डेटा जो होता है ना, इसको नंबरों में माप नहीं सकते। जैसे किसी की ईमानदारी मापनी है, आजकल तो इसका भी स्केल हो गया है कि 10 के स्केल पे नंबर दीजिए, लेकिन रियल में वो नंबर का कोई ऐसे है नहीं सीन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इस समय एक मूवी आई है, बड़े चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स नाम है मूवी का। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आएगा, कितने लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आप मतलब जो फैक्ट्स हैं उन पे बेस्ड आपको बिना मसाला की भी मूवीज़ पसंद आती हैं तो आपको पसंद आएगा, आप देख सकते हैं। मैंने देखी है मूवी, ठीक है, अच्छी है। तो उसी तरह से एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये जो क्वालिटी होती है ना, इसको अंकों में नहीं माप सकते कि उसकी क्वालिटी 5 है, उसकी क्वालिटी 10 है। तो ऐसे जब उस डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, उस अनग्रुप डेटा का या अनक्लासिफाइड डेटा का क्लासिफिकेशन हम करते हैं किसी क्वालिटी के बेस पे, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण में डेटा को समान विशेषताओं या गुणवत्ता, जैसे लिंग, साक्षरता, धर्म, रोजगार आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की विशेषताओं को एक पैमाने के साथ नहीं मापा जा सकता, उसे अंक नहीं प्रदान किया जा सकता। वो क्वांटिटी में होता है, क्वांटिटी भी आगे बढ़ेंगे। तो क्वालिटेटिव आप जान ही गए होंगे कि जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूँ, यहाँ पे इसका भी मैं बता ही देता हूँ आपको। ये मान लीजिए क्वालिटेटिव में, ये मान लीजिए कि जैसे एक पॉपुलेशन का डेटा इन्होंने इकट्ठा किया, ये पॉपुलेशन। अब क्वालिटी के आधार पे उसको अगर इन्हें क्लासीफाई करना है तो पहला होगा फीमेल। जैसे 100 लोगों का सर्वे किया, उसमें पहले उसमें कितने फीमेल है, कितने मेल है। फीमेल में भी उसको आगे क्लासीफाई करना है तो मैरिड फीमेल, मैरिड मेल, फिर मैरिड मेल, मैरिड फीमेल, मैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल, ऐसे जो भी है, मतलब ये कर लिया। तो इस तरह का जो क्वालिटी के बेस पे होता है, या 100 लोगों का मान लीजिए कि डेटा इकट्ठा किया और उसमें उसका डेटा इकट्ठा करने का आधार ये रहा कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराने समय में, इनकी ईमानदारी कितनी रही है, ये सारी चीज़ें जो है ना, तो उस तरह के डेटा क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा क्लासिफिकेशन, जिसमें क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है कि डेटा की क्वालिटी के आधार पर उसको क्लासीफाई करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इसमें मैंने दिया है, एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का, इफ द पॉपुलेशन टू बी क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट टू वन एट्रीब्यूट, से जेंडर, या देन वी कैन क्लासीफाई देम इनटू द 3 ग्रुप्स, नेमली द मेल्स, फीमेल्स एंड थर्ड जेंडर। मान लीजिए हमने क्लासिफिकेशन किया है कि किसी डेटा को क्लासीफाई हमको करना है जेंडर के बेस पे। एक करेक्टरिस्टिक हमने उठाया जेंडर, और उसके बेस पे क्लासीफाई करना है, तो हमारे पास 3 ही ग्रुप बन सकते हैं, या तो मेल, या तो फीमेल, या थर्ड जेंडर। उस आधार पर हम डेटा का क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव डेटा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ओके। इसी तरह से अगर मैरिटल स्टेटस, एक करेक्टरिस्टिक हम उठाएं और उसके आधार पर डेटा को क्लासीफाई करें, तो उसमें 2 ही चीज़ हो सकती है, पहला मैरिड, दूसरा अनमैरिड, तीसरा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, है ना। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं भैया क्वालिटेटिव डेटा क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटेटिव हो गया। अब हम आगे पहुंचते हैं किसके पास में, क्वांटिटेटिव डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डाला, इसको देख लीजिए। दस व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू वन एट्रीब्यूट व्हिच इज डिकोटोमस इन नेचर, 2 क्लासेज आर फॉर्म, वन पोजेसिंग द एट्रीब्यूट और दूसरा ऐसा जिसके पास वो एट्रीब्यूट ना हो। ऐसा फिर ये कह रहे हैं कि फिर इस तरह से जो हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें द्विपत्री टाइप का जिसका नेचर हो, कि उसमें या तो ये है या तो नहीं है। जैसे पानी या तो बरसेगा या तो नहीं बरसेगा, या जैसे पुष्पों का कलेक्शन हमने कर लिया, तो ऐसे पुष्पों का एक ऐसे पेड़ों का जिसमें पुष्प होता है, एक पुष्प नहीं होता है, एक बीजपत्री, एक अबीजपत्री, वो जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा नहीं, ये सब। तो ऐसे अगर डेटा का ऐसा होना कि जिसमें 2 ही पॉसिबिलिटी हो, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, सिंपल डेटा कलेक्शन, सिंपल क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। और दूसरा ऐसा आता है मैनीफोल्ड, जिसमें बहुत मतलब मल्टीपल क्वालिटीज़ के आधार पर डेटा को कलेक्ट किया जा सके, क्लासीफाई किया जा सके। सॉरी, यहाँ कलेक्ट वाला जब आया तो उसको क्लासीफाई समझिए, कहीं मैं थोड़ा मिस प्रोनाउंस हो जाता हूँ। तो ऐसे तो
डिकोटोमस बता दिया मैंने। उसके बाद में ये दूसरा जो मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड में क्या होता है कि जो डेटा कलेक्टेड है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, उसमें दो ही नहीं होता है। जैसे हम किसी पेड़ का किसी मतलब 100 पेड़ों का हमने एग्जांपल लिया या 100 तरह के वनस्पतियों का एग्जांपल हमने लिया और उसको इस आधार पे कर रहे हैं कि इसमें फल आता है, इसमें फल नहीं आता है, तो इसमें दो ही तरह से उसको क्लासीफाई करेंगे, एक में आता है, एक में नहीं आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, मल्टीपल क्वालिटीज के आधार पे, तो उसको मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। और जो जिसमें दो ही गुण के आधार पे क्लासिफाई करेंगे उसको कहते हैं डिकोटोमस या सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की बारी आती है। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जैसा नाम से स्पष्ट है, क्वालिटी का मतलब होता है गुण और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, आप जानते ही हैं। तो वैसे क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ये भी आपने पढ़ा था, या क्वांटिटिव, हाँ ये पहले लेक्चर में हमने सब सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी कि तो ये सब बेसिक बातें आप याद रखेंगे। आपको वहाँ पे दिया भी जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव स्टैटिक्स और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव स्टैटिक्स। तो उसमें दे दिया द मेजरमेंट ऑफ ऑनेस्टी, द मेजरमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसको माप नहीं सकते अंकों में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव। और क्वांटिटिव में क्या होगा कि हाइट ऑफ ए पर्सन, मास ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन, ये सारी चीज़ें तो एक इसमें आ गई, ये आ गई इसमें क्वांटिटी में। ओके, तो अब आगे चलते हैं, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन नाम से स्पष्ट है, जिसमें क्वांटिटी का महत्व हो। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर सच एज हाइट, वेट, मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जाम। जो ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें जो नंबरों में मेजर किया जा सके, जैसे किसी की हाइट हो, वेट हो, या किसी बच्चे के द्वारा एग्जाम में प्राप्त किए गए मार्क्स हों, इनको नंबरों में मेजर कर सकते हैं ना भाई। तो ये हो जाएगा क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये चीज़ आ जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर वेट, बच्चों के समूह का उनके भार के अनुसार अगर वर्गीकरण करना है तो इस तरह का वर्गीकरण जो होगा, इस तरह का क्लासिफिकेशन वो आएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इस तरह से हमने क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन के चारों टाइप्स पढ़ लिए हैं, डिटेल में पढ़ लिए हैं। वो चारों क्या है, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और इस तरह से क्लासिफिकेशन का पूरा जो टॉपिक है हमने एकदम थॉरोली डीप में कवर कर लिया है। इससे बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा। अब हम आते हैं टेबुलेशन के पास में। तो एक चीज़ और है इसमें जो लास्ट में हमने दिया है ना, लास्ट में जो हमने दिया है, लास्ट में क्या क्वांटिटी बोला, तो क्वांटिटिव जो क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का हम ना, उसमें दो चीज़ों का महत्व होता है, एक तो द वेरिएबल और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। तो क्वांटिटिव में एक तो वेरिएबल की किसका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हमने बच्चों का भार वाला दिया, तो ऊपर वाला उस एग्जांपल में पिछले पेज वाले में द वेट इन द अबव एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में बच्चों का समूह का उनके भार के अनुसार वर्गीकरण, तो इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ द एबव चिल्ड्रन, के अलग अलग बच्चे अलग अलग उनका उस हिसाब से भार है। और इसमें दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों का भार इतनी ही है। जैसे 35 किलो है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं कि आपने कलेक्शन किया है डेटा का, उसमें देख रहे हैं कि 35 बच्चों का भार इतना है, इतने किलोग्राम, या 5 बच्चों का भार जो है ये 35 किलोग्राम है, 10 बच्चों का भार इतना है। तो ये कितने बच्चों का भार इतना है, तो वो संख्या जो है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंटली ये सेम ही चीज़ आ रही है वहाँ पे। और दूसरा पहला महत्व होता है वेरिएबल का, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का। इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझ लें तो ज़्यादा आसान होगा, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पे लिया है, ये देखिए, ये क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन में ये नीचे आ जाइए, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ वेट इन किलोग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो वेट इन किलोग्राम में देखिए क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, यहाँ पे नीचे देख लीजिए ये, यस आ जाइए। वेट इन किलोग्राम में देखो 5 से 10 किलोग्राम के बीच में वेट है 50 बच्चों का, 10 से 15 किलोग्राम के बीच में है 200 बच्चों का, 15 से 20 किलोग्राम के बीच में 260 बच्चों का, 20 से 25 के बीच में 360 बच्चों का। ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये जो वेट ये दिया हुआ है ना इस साइड में, ये 5 से 10 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम, ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये हो गया वेरिएबल। और इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये हो गया फ्रीक्वेंसी, कि इस बीच में कितने बच्चों का फ्रीक्वेंटली वेट आ रहा है। तो ये कभी कभी ये जो समूह दिया है ये ग्रुप्ड है, यहाँ पे डेटा को ग्रुप करके बताया, कभी कभी अनग्रुप्ड ही होता है, बिना ग्रुप के। वो आगे हम फिगर्स के माध्यम से आपको समझाएंगे जी। तो हम यहाँ थे कि इसमें जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का हम, उसके जो आधार होते हैं मेजर, वो दो होते हैं, वेरिएबल और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, कि जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, जिस आधार पर डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं वो, और दूसरा वो स्पेसिफिक डेटा पॉइंट कितने फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो ये दो चीज़ों के आधार पर उसको क्लासीफाई करते हैं। हिंदी में इस चीज़ को मैंने दिया है कि इस प्रकार के वर्गीकरण में, किस प्रकार के क्वांटिटिव वर्गीकरण में, संख्यात्मक वर्गीकरण में दो तत्व समाहित होते हैं, पहला है चर और दूसरा है आवृत्ति, मतलब जो वेरिएबल और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इस तरह से 3 हो गया हमारा क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक। दूसरा हमारा क्या आता है, टेबुलेशन अब पढ़ते हैं। टेबुलेशन पहले ही आपको पता चल गया था, हमने बताया था कि जो क्लासिफाइड डेटा होता है उसको टेबल यानी रो और कलम के फॉर्म में जो हम दिखा देते हैं, समराइज कर देते हैं, तो उसको हम कहा जाता है टेबुलेशन। तो ये क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से इतना जुड़े हुए टॉपिक हैं कि एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता, उसका काम नहीं चल सकता, ये जान लीजिए। तो टेबुलेशन में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग क्लासिफाइड और ग्रुप डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल सो that it is easily understood and an investigator is quickly able to locate the desired information। इसका मतलब है जो डेटा को ग्रुपिंग हमने करी है, ग्रुपिंग करने का मतलब जब हमने क्लासीफाई किया तो उसको ग्रुप कर दिया,
क्लासिफिकेशन का मतलब ही उसको ग्रुपिंग करना है अलग अलग सब क्लासेज में। तो जब हमने डेटा को ग्रुप कर दिया तो उसको उसका टेबल बना दीजिए, उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो जब हम ग्रुप डेटा को समराइज़ कर देते हैं, ग्रुप या क्लासिफाइड डेटा को समराइज़ कर देते हैं टेबल के फॉर्म में, कि जो उस डेटा को पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसको बड़ी आसानी हो जाए कुछ भी डिड्यूस करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं टेबुलेशन। क्या कहते हैं? टेबुलेशन। तो टेबल क्या होती है ये समझ लीजिए। टेबल इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल कुछ नहीं है, यही है, रो उसमें होता है, कॉलम होता है। जो भी MS वर्ड वगैरह चलाए हैं खूब जानते होंगे, उसमें टेबल लेते हैं 3x2 का, 5x2 का, उसमें रो की संख्या आगे होती है, उस x2 में। मैथमेटिक्स जो 12 तक पढ़े होंगे बहुत आराम से जानते होंगे। जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा नहीं है, मैट्रिक्स, तो उसमें यही तो होता है एक्चुअली, टेबल ही होता है। मैट्रिक्स का होती है, टेबल होती है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ही होता है जिसमें मान लीजिए n रोज है, m कॉलम्स है, तो n क्रॉस m का वो बन गया मैट्रिक्स। तो वही होता है टेबलेशन, वही होता है टेबल, जो हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल के बारे में क्या बताएं, आप बहुत अच्छे जानते हैं इसको। तो वही होता है टेबलेशन में कि जब आप क्लासिफाइड डेटा को टेबल के फॉर्म में लिख दें कि वो समझने में और आसान हो जाए, तो वही होता है टेबलेशन। बहुत सिंपल वर्ड्स में यही है, और क्या। तो thus ये स्टेट्स टेबल मेक्स इट पॉसिबल फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू प्रेजेंट ए ह्यूज मास ऑफ डेटा इन ए डिटेल एंड आइडली फॉर्म। तो इस तरह से क्या है, जो सांख्यिकीय जो टेबल होता है, सांख्यिकीय सारणी होती है, वो ये संभव बनाती है कि कोई इन्वेस्टिगेटर है जो डेटा को पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो ह्यूज मास के डेटा को, जो बहुत बड़ा सा डेटा है, उसको डिटेल फॉर्म में और एक ऑर्डर फॉर्म में, एक क्रम के फॉर्म में लिख सके, जिसको समझने में बड़ी आसानी हो जाए। और वो क्या होता है कि वो डेटा को कंपैरिजन में भी आसानी करता है, उसको समझने में भी आसानी होती है उसके द्वारा। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी जो अनग्रुप डेटा में नहीं हो सकती या खाली क्लासिफाइड डेटा में नहीं हो सकती, वो जब उसका टेबल बनाते हैं तो फिर समझने में बहुत आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में। मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आर नॉट टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन जो है, ये अगर फैक्चुअल रूप से हम देखें तो ये कोई डिस्टिंक्ट प्रोसेस नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोसेस हैं, और एक्चुअली दे आर टुगेदर, दे गो टुगेदर। कौन कौन? क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन एक साथ ही चलते हैं। क्लासिफिकेशन पहले होता है, फिर उसे को टेबल फॉर्म में टेबुलेशन करते हैं। तो बिफोर टेबुलेशन डेटा आर क्लासिफाइड एंड देन डिस्प्लेड अंडर डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज ऑफ टेबल। और जब क्लासिफाइड डेटा को रोज और टेबल के माध्यम से दिखा देते हैं तो वही हो जाता है भैया टेबुलेशन। एग्जाम्पल के रूप में ओवरऑल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन गैंगटोक सिक्किम। मान लीजिए कि अगर हमने सिक्किम राज्य छोटा सा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वहाँ जो जनसंख्या है उसमें जो अलग अलग तरह के लोग हैं ना, अलग अलग कि बच्चे हैं, जो उसके बाद में युवा हैं, 60 साल से ऊपर उम्र वाले हैं, तो उसमें कितने, ये जो अभी कोविड वाली वैक्सीन मान लीजिए कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी लगी है, तो कितने इम्यूनाइजेशन जो हुआ है, अलग अलग लोगों को वैक्सीन लगी है, वो किस तरह से लोग लगी है। तो पहले डेटा को क्लासीफाई करेंगे एज वाइज कि इतना बच्चों को लगी, पहले तो इकट्ठा करेंगे कि इतने लोगों को वैक्सीन लग गई, इतने लोगों को, सॉरी। उसके बाद में फिर क्लासीफाई करेंगे कि इतने से इतने एज वालों को इतने लोगों को लगी, इतने बाकी हैं, इतने से इतने एज वालों को इतने लगी, इतने बाकी हैं। अब ये क्लासीफाई भी कर लिया, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए टेबल बना दीजिए। टेबल बनाने में पहले बच्चों का, फिर उसके नीचे युवा का, फिर उसके नीचे जो 60+ वाले हैं हमारे सीनियर सिटीजन जी लोग, तो उनका क्लासीफाई करके रख दीजिए। और फिर देखिए डेटा को कितना आसानी से आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्यों ना इसको समझें हम। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझना हो इसका, आई थिंक आई हैव नॉट द फिगर, इसको बस वैसे ही समझ लीजिए कि वो टेबल बना दिया उस चीज़ का, तो वो आसान हो गया। अब एक तो होता है टेबल, अब टेबल हिस्टोग्राम भी उसका बना सकते हैं हम, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ें आएंगी। जैसे कंट्रीज बाई प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसको अगर हमको बनाना है तो ये देखिए हमने बना दिया है कि पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है, अब इसको वैसे समझना हो, एक आम आदमी को बताना हो कि दादा इस चीन की जनसंख्या इतनी है, भारत नंबर 2 पर है, ये इतने पे, ये इतने पे है, उसे समझ में ना आए तो ये पिक्टोग्राफ बनाइए, ये सर्कल के फॉर्म में, और उन्हें दिखाइए दादाजी को कि ये देखिए, ये जो बड़ा वाला है ना, ये चीन है, ये जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में, उससे बहुत थोड़ा ही कम हमारा भारत देश है, प्यारा सा भारत अपना। और बाकी जो पूरी दुनिया है वो 40.32% में, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये इंडिया और चाइना का मिला दो तो इससे थोड़ा ही ज़्यादा है। और बाकी जो देश हैं बड़े बड़े से, ये जो पूरे यूरोपियन ये सारे, ये तो कितने छोटे छोटे से बार हैं। तो ये जब इस तरह का फिगर उनको प्रस्तुत करोगे किसी को भी, जिसको स्टेट्स की बहुत समझ भी ना हो, फिगर के माध्यम से बहुत आसानी से समझ जाएगा। अब इससे आप समझ गए होंगे कि डेटा को क्लासीफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसका टेबल बना के उसको पिक्टोग्राफ के रूप में, हिस्टोग्राम के रूप में उसको बना के आप कितना, मतलब जिसको कहते हैं ना, इसके ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था किसके क्लासिफिकेशन की, कि डेटा को आत्मसात करने में, उसको ग्रहण करने में बड़ा हेल्पफुल होता है क्लासिफिकेशन। ये महत्व देख लीजिए इस फिगर से आप, कि ये कोई भी जो जिसको बिल्कुल समझना हो इन विषयों की, वो जान जाएगा कि अच्छा इस फिगर में बड़ा वाला पार्ट जो हरा वाला है हमारा भारत देश है, तो बड़ा साइज का मतलब इसमें जनसंख्या के हिसाब से बनाया है पिक्टोग्राफ, इसका मतलब हमारा जो भारत देश है ना, उसकी जनसंख्या बहुत है। तो ये समझ सकते हैं इससे इतनी आसानी से, तो इतना हेल्पफुल होता है स्टेट्स, और ये क्लासिफिकेशन है। अब आगे चलते हैं। तो ये आपने जान लिया इम्यूनाइजेशन वाला, जो हमने एग्जांपल बताया था कि इसको आप टेबल बना के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
मुझे खेद है कि इसका टेबल एग्जैक्ट आपको नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा जब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ना अगला, तो बहुत आसान हाँ है ही, इसी से संबंधित है वो। उसमें जियोग्राफिकल और डायग्रामेटिक वे में हम डेटा को प्रेजेंट करना बताएंगे, जैसे अभी हमने बताया ना था पिक्टोग्राफ में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की आबादी, ऐसे अगले में उसको डिटेल में देखेंगे, उसकी कुछ क्वालिटी देखेंगे, हिस्टोग्राम की क्वालिटी, पिक्टोग्राफ की क्वालिटी, कौन ज़्यादा अच्छा है, किससे ज़्यादा अच्छे से समराइज कर सकते हैं डेटा को, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें मैं हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके वो दूंगा। तो अब आगे इसी सेम चीज़ को टेबलेशन को मैंने हिंदी में लिख दिया है, जो हिंदी के मेरे भैया बहन है उसको इसको देख लें, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये कि सारणी मतलब जो टेबलेशन है क्या होता है, या वर्गीकृत या समूहीकृत डेटा को एक तालिका के रूप में सारांशित करने की प्रक्रिया है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और एक अन्वेषक वांछित जानकारी का पता लगाने में सक्षम हो पाए। किसे? टेबलेशन के द्वारा यानी सारणी के द्वारा। एक तालिका पंक्तियों और स्तंभों में वर्गीकृत डेटा की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यवस्था है। वो क्या, वो तालिका का मतलब टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप एकदम अच्छा सा पढ़ लें, मैंने समझा भी हिंदी में दिया है, तो हिंदी वाले भैया लोग इसको लोग इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उससे समझ लें। आगे अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने? टेबुलेशन। अब आते हैं जो उसका लास्ट वाला पार्ट है, और टॉपिक नंबर 2 जो हमारा था कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका लास्ट टॉपिक है वो क्या है, लास्ट सब टॉपिक क्या है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, टेबुलेशन कर लिया, तो अब जरूरत पड़ेगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कहाँ आया था? जब हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन का टाइप नंबर 4 क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें डेटा पॉइंट जो है उसको नंबरों में डिवाइड कर सकें, नंबरों में बांट सकें, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी थी किसकी? इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एक डेटा पॉइंट जो है कोई भी वेरिएबल जिसको हम कहते हैं वो कितनी बार आ रहा है रिपीटेटिव वे में, तो उतनी फ्रीक्वेंसीज उसकी लिखते हैं, तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसको हम देखते हैं ये है क्या। इन स्टैटिस्टिक्स ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिस्ट टेबल और ग्राफ दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन ए सैंपल। ईच एंट्री इन ए टेबल कंटेन द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ द अकरेंस ऑफ वैल्यूज विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप और इंटरवल। इसका मतलब आप अंग्रेजी में मैंने एक ही सांस में पढ़ दिया है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कि सांख्यिकी में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सांख्यिकी में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है, एक टेबल या ग्राफ के द्वारा जो डेटा हमने क्लासीफाई कर या उसका टेबल बनाया, तो उसको एक ग्राफ के द्वारा, टेबल के द्वारा, एक हिस्टोग्राम के द्वारा उसको दर्शा दें कि एक ऐसा व्यक्ति भी जिसको सांख्यिकी की सामान्य समझ नहीं है वो भी उस डेटा को विजुलाइज कर पाए, जान पाए। जब किसी चीज़ को आपकी आंखें देखती हैं, जैसे कहते हैं माइंड शब्दों में नहीं चित्रों में सोचता है, तो यही काम करता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसका कितना सा पार्ट है वहाँ पे, उसको वो चित्रों के माध्यम से वो बता दे कि आप डेटा को बिना पढ़े ये वो चित्र देख के समझ जाएं कि अच्छा ये इतना है, इसकी मात्रा इतना है। तो ये होता है काम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टों में से एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ ही जाएं, जिनको सामान्य समझ भी नहीं है इसकी, वो भी उस डेटा को विजुलाइज कर पाएँ, जान पाए। इतना अहम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रोल। हिंदी में वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे कि आंकड़ों में आवृत्ति वितरण एक सूची, तालिका या ग्राफ है जो एक नमूने का मतलब सैंपल में विभिन्न परिणामों की आवृत्ति प्रदर्शित करता है, कि अलग अलग परिणाम, अलग अलग जो है रिजल्ट, आउटकम जो हमने इकट्ठा किए हैं वो कितनी बार आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होता है, आवृत्ति का मतलब कितनी बार कोई चीज़ अकर कर रही है, कितनी बार आ रही है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वही काम होता है किसका, उसको विजुलाइज करना, उसको दिखाना वही काम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो तालिका में प्रत्येक प्रविष्टि में किसी विशेष समूह या अंतराल के भीतर मूल्यों की घटनाओं की आवृत्ति की गणना होती है, किसमें, टेबल के भीतर, और उसी को समराइज करना ये काम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये या अलग तरह से इसको अगर समझना हो तो समझ लीजिए, इन स्टैटिस्टिक्स ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिस्ट टेबल, मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल, और ग्राफ या बार, जिसमें मेन है बार ग्राफ, प्लॉट और हिस्टोग्राम, ये तीनों पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब तीसरे वाले टॉपिक में, दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन ए सैंपल। Each entry in the table contain the frequency or count of the occurrence of values within a particular group of interval। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक टेबल है या ग्राफ है, और उसके माध्यम से वो क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है, ग्राफ है, वो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी जो डेटा पॉइंट है उसकी फ्रीक्वेंसी दर्शाता है वहाँ पे, कि एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो कितनी बार आकर किया है हमारे डेटा सेट के अंदर। ये काम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? बिना फ़ायदे तो कोई कुछ करता नहीं है आज के ज़माने में। तो फ़ायदा इसका कुछ होता है, वो इसमें है, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग ऑन फ्रीक्वेंसी टेबुलेटेड डेटा इन मच सिंपलर देन ऑपरेशन ऑन रॉ डेटा। अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबुलेटेड है डेटा, कि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है कितनी बार वो अकर किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में सारा डिटेल है, तो अगर अनग्रुप डेटा को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो बड़ा समय लगता है। अगर ये क्लासिफाइड और टेबुलेटेड डेटा है, फ्रीक्वेंसी टेबुलेटेड डेटा है, तो उससे रिजल्ट निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे पता है कि आपको
ये प्री और मेंस बड़ा आसान है, इसको देख लीजिए एग्जाम। आजकल जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, आपका बड़ा सौभाग्य है कि एसओ के पेपर में एक ही एग्जाम है। तो आजकल देखिए बैंक में क्लर्क बनने के लिए 3 एग्जाम हो रहे हैं। मैं किसी नौकरी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, आप अन्यथा ना ले मेरी बात को। मेरा तात्पर्य यही है कि आप देखिए कि जो ग्रुप सी की जॉब्स हैं उसमें 3-3 टियर के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो उसमें ये क्यों कर रहे हैं? जैसे बैंक में पता है क्लरिकल जॉब्स के लिए ये इसका करने का, अब यहाँ पे आपको मतलब समझ आएगा कि पहला टियर उन्होंने एग्जाम लिया, तो उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया और बाकी लोगों को बाहर कर दिया जो उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठते, उनको सबको बाहर कर दिया। मान लीजिए पीओ वाली जॉब ले लीजिए, तो आप अभी प्री एग्जाम ना कराएं, मेंस ना कराएं, फॉर्म भर के कहें आओ सबको सब इंटरव्यू दो, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। 4,000 पोस्टों के लिए 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। 10 लाख लोगों का कौन बैठ के इंटरव्यू लेगा भाई? इतना तो बैच नहीं बना पाएंगे इंटरव्यू के, इतने स्पेशलिस्ट कहाँ से लेके आएंगे इंटरव्यू के लिए? तो इसीलिए वो प्री रखते हैं। पहला छाटने वाला बैरियर वहाँ से छाटा, मेंस रखा वहाँ से छाटा, बाद में जो 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 बचा ना, वो मान लीजिए ऐसा दूध प्लस मक्खन बचा, वो उनके पास पहुंचा, उसमें से भी वो दूध का बाकी पार्ट उन्होंने हटा दिया, मक्खन उन्होंने रख लिया जो उनके परिभाषा के हिसाब से मक्खन है। बाकी दुनिया में सब कोई मक्खन है, सब कोई यूनिक है, सबके अंदर स्पेशल योग्यताएं हैं। कोई मैथ में अच्छा है तो कोई स्टेट्स में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है तो कोई ज्योग्राफी में अच्छा है। सबकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं है। जान लीजिए कौन ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी किसकी है किसकी क्या है, उस आधार पर लोगों ने अपना अपना बना लिया है। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, मेरा यकीन मानिए आप उसमें 100% दीजिए, आप चमकेंगे। यू विल ग्लिटर, आई एम टेलिंग यू। तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कोई कम अच्छा नहीं है, सब एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म पे है। जरूरत होती है कि उसको पढ़ने वाले कितना ऊंचे लेवल तक एक्सेल कर पाते हैं अपने आप को। तो वही है कि मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग ऑन फ्रीक्वेंसी टेबुलेटेड डेटा इज मच सिंपलर देन ऑपरेशन ऑन रा डेटा। जो कच्चा डेटा होता है, जो वर्गीकृत नहीं है, उस पर काम करना। सर अब ये बेनिफिट भी आपने जान लिया इसका कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सारणीबद्ध डेटा पर प्रबंधन और संचालन रा डेटा पर संचालन की तुलना में बहुत आसान है। इन तालिकाओं से माध्यिका, माध्य, मानक, विचलन आदि की गणना करने के लिए सरल एल्गोरिदम मिल जाते हैं किससे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। क्योंकि जब आप पहला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, जिसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन उसका कर देते हैं। उसके बाद अगला काम क्या रहता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे उसकी, मतलब फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। उसके बाद में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पास आप पूछते हैं कि वो जो डेटा है ना, उसका बिखराव कैसा है, वो जो मूल बिंदु है डेटा का, मुख्य पॉइंट, उससे कितना दूर है, मानक विचलन, ये सारी चीज़ें आप आगे के लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो उन सब चीज़ों के कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूजफुल होता है। अगर डेटा फ्रीक्वेंसी टेबलेटेड है तो आप कोई भी कंक्लूजन जब डिड्यूस करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है उसमें। तो आगे देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एक विशेषताएं मैंने आपको इसमें और दिखाई हैं, वो आपके लिए आसान होगा, थोड़ा समझने में आसान होगा। कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज अस ए समराइज्ड ग्रुपिंग ऑफ डेटा डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड द नंबर ऑफ ऑकरेंसेज इन ए क्लास। कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमको शो करता है समराइज्ड ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग तो है भी, लेकिन उसको समरी के रूप में ग्रुपिंग, और उसमें डेटा जो है क्लास डिवाइडेड होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूप में क्लास डिवाइड होता है। कि एक डेटा जो एक पॉइंट एक उसमें ग्रुप में आ गया ना, तो वो दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर आपने याद हो, आपको 10th और 12th में पढ़ा होगा, तो वो ऐसी इवेंट होती है ना जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। ए और बी दो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं मान लीजिए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है। फाई का मतलब कुछ नहीं, नल सेट। तो वही है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक डेटा का पॉइंट है, वो एक विशेष ग्रुप के अंदर आ गया तो वो दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुपों का पूरा सेट बन जाता है। और डेटा जिसकी उस रिकरेंस होती है वो उस फ्रीक्वेंसी बारंबारता बंटन के उसमें उसको लिख दिया जाता है। तो इससे पूरे के पूरे डेटा से कोई भी कंक्लूजन निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। इट इज ए वे ऑफ शोइंग अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, notably to show results of an election, income of people for a certain region, sales of a product within a certain period, student loan amounts of graduates, etc. तो ये क्या है? एक तरीका है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, असंगठित डेटा है हमारे पास, उसको शो करने के लिए एक प्रॉपर वे में, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह होते हैं, इनकम, जैसे चुनाव का रिजल्ट अभी हाल में यूपी में आ गया, तो उसको फिर अगर समराइज करना हुआ किस पार्टी को कहाँ से कौन सा वोट मिला, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ आपको टेबल बना हुआ मिलेगा कि ये पहले वहाँ स्टेट का नाम डालिए, अभी भी आप चले जाइए देख लीजिए स्टेट का नाम वहाँ पे, उसके बाद में उधर उसकी कंसिस्टेंसी, ये दोनों डालिए, उसके बाद में आपको टेबल वाइज सारे नाम चले आएंगे एक क्रम में कि अच्छा ये फला वाला पार्टी का कैंडिडेट था, इनका नाम ये, इनको वोट मिले इतने, इनको पोस्टल बैलेट इतने, ईवीएम वोट मिले इतने, टोटल वोट मिले इतने, और टोटल जो पोल्ड वोट हुए उनका परसेंटेज इतना, ऐसा पूरा टेबल बना होगा रो और कॉलम के फॉर्म में, अब जाके देख लीजिए। तो अब वो रैंडम ऐसे बिना टेबल के बिना वैसे दिखा दें कि मान लीजिए 403 विधानसभाएं यूपी में, यूपी के बारे में बात करें, यहाँ इतने लोग यहाँ जीते, पूरा जितना लोग जहाँ खड़े थे 6,000, 4,500, 5,000 लोग कैंडिडेट खड़े थे, सबका डेटा इसे दे दें, ये यहाँ से खड़ा इतना जीता, तो कंक्लूजन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला फिर क्लासिफिकेशन किए, कैसा किए? कंसिस्टेंसी वाइज,
कि पहले कंसिस्टेंसी वाइज पहला क्लासिफिकेशन का प्रकार कर दिए, ये फला कंसिस्टेंसी है, ये उस हिसाब से डेटा हमको चाहिए। तो पहला ये कैरेक्टरिस्टिक निकाला कंसिस्टेंसी वाइज, उसके बाद में फिर नीचे चले आए पार्टी वाइज कि इस कंसिस्टेंसी में इस पार्टी को इतना वोट मिला, इस पार्टी के कैंडिडेट को इतना इतना मिला। तो वो जब टेबलर फॉर्म उसका बना दिया डेटा को क्लासीफाई करके, उससे कंक्लूजन डिड्यूस करना कि किस क्षेत्र में किसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा है, किस क्षेत्र में किसका प्रभाव क्षेत्र कम है, ये कितना आसान हो गया। नहीं ओवरऑल आप अगर देखें कि फला पार्टी को इतना वोट मिला, फला पार्टी को इतना वोट मिला, तो वो इतने पॉपुलर उतने, उससे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप ऐसे इतना क्लासीफाई करके डेटा को देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस रीजन में किसको कहाँ कितने वोट मिले, कितने कम वोट मिले, कहाँ के इश्यूज क्या थे जिसको सॉल्व नहीं किया गया तो वहाँ उसको नुकसान हुआ, वहाँ उसको फायदा हुआ। ये है क्लासिफिकेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस, जो रिजल्ट को, जो किसी भी इन्फेरेंस को निकालने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से भी ये वहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, बहुत वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसी डेटा को जब आप क्लासीफाई कर देते हैं, टेबलेट कर देते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, देन ये बहुत आसान बन जाता है आपके लिए कि आप किसी भी कंक्लूजन तक पहुँच पाएँ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज्ड फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डेटा के लिए यूज होता है। इसके जस्ट पहले हमने बताया था कि खाली क्वांटिटेटिव के लिए यूज होता है, तो मैं बहुत सुधार कर रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के डेटा के लिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्वालिटेटिव के लिए कैसे यूज हो सकता है कि किसी क्षेत्र में पता चले कि एक पैरामीटर बना दिया कि ईमानदार व्यक्तियों का समूह, तो 10 लोग ईमानदार हैं, तो एक यहाँ या वेरिएबल में ईमानदार और उधर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 10, बेईमान इधर 10, या सामान्य पीपल ऐसे उस हिसाब से बना दिया। तो इस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्वालिटेटिव डेटा का भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव का हो ही सकता है, वो तो आप जानते ही पहले ही। हिंदी में ही वही चीज़ें हमने बताई है इसके गुण के बारे में कि बारंबारता बंटन, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, हिंदी वाले भाइयों के लिए पढ़ देता हूँ मैं। हमें परस्पर अपोर्जी का मतलब ऐसी जिसमें दो चीज़ें कॉमन ना हो, मतलब एक साथ दो चीज़ें घट ना पाएँ। जैसे आज बारिश होगी भी हो, बारिश नहीं भी होगी, वो दोनों एक साथ नहीं घटेंगी। परस्पर अपोर्जी घटनाएं यही होती हैं कि ऐसी दो घटनाएं जो जिनका एक साथ हो पाना संभव ना हो, एक हो तो दूसरी ना हो, तो उसको कहते हैं परस्पर अपोर्जी घटनाएं। तो बारंबारता बंटन में हमें परस्पर अपोजी वर्गों में विभाजित आंकड़ों का एक सारांशित समूह और एक वर्ग में होने वाली घटनाओं की संख्या को दर्शाता है। यह असंगठित डेटा दिखाने का एक तरीका है, विशेष रूप से एक चुनाव के परिणाम, एक निश्चित निश्चित क्षेत्र के लोगों की आय, एक निश्चित अवधि के भीतर उत्पाद की बिक्री, स्नातक छात्रों की ऋण राशि आदि को दिखाने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर हम दिखानी है, इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें अगर हमको दिखानी है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल है वो बना देंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे दुनिया में अलग अलग देशों की जनसंख्या और अलग अलग देशों की जनसंख्या में भारत का प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें अगर हमको दिखानी हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका बना लिया हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उसको हमने दिखा दिया, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ग्राफ जिनका उपयोग किया जा सकता है उसमें है हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये चारों हम पढ़ेंगे किसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, डायग्रामेटिक और ज्योग्राफिकल में। आवृत्ति वितरण का उपयोग गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा दोनों के लिए किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी कर सकते हैं। क्वांटिटिव का मतलब हो गया मात्रात्मक और क्वालिटेटिव का मतलब हो गया गुणात्मक डेटा। तो ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट हमने दिया है जो आप पढ़ लीजिए, अगर ये ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, लेकिन दे दिया है कि अगर आपको मन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन इट्स मीन एंड मीडियन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, जो एक तरफ झुका हुआ हो, जैसे जिसको बायस्ड कहते हैं। तो बायस्ड कब कहा जाएगा, स्क्यूड कब कहा जाएगा, जब इसका मीन और मीडियन जो है ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में अंतर हो, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं, एक सीमा से ज़्यादा अंतर हो, तो इनको बायस्ड कहा जाएगा, स्क्यूड कहा जाएगा, एक तरफ झुका हुआ कहा जाएगा, टिल्टेड कहते हैं जिसको। और मोर जनरली व्हेन इट इज असिमेट्रिक, या अगर ये सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का जैसे जैसे आप डिस्टेंस ऐसे चलते चले जाते हैं ना, तो जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी नियमों के तहत हो रहा हो, सिमेट्रिक वाला। अभी आपको फिगर दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे उसको। द कुर्तोसिस ऑफ ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, जो आउटलायर होते हैं उनका मेजर जो होता है कुर्तोसिस होता है। ये भी अपने सिलेबस का पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। व्हिच अपेयर एट आइदर एंड ऑफ द हिस्टोग्राम, जो हिस्टोग्राम के दोनों, चाहे पहले वाले एंड मतलब जिसको इनिशियल वाला होता है या लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, उसके किनारों पे जो आउटलायर होते हैं उनका जो मेजर होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कुर्तोसिस। इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस का आगे पार्ट है तो डिटेल में पढ़ेंगे। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर आउटलायर प्रोन देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लेप्टोकुर्तिक, इफ लेस आउटलायर प्रोन दैट इज सेड टू बी प्लेथोकुर्तिक, कि अगर आउटलायर ज़्यादा हैं तो वो लेप्टोकुर्तिक होता है, कम है तो प्लेथोकुर्तिक होता है। ऐसे सवाल कम ही आएंगे लेकिन जान लीजिए, और या थोड़ा और अच्छे समझना इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ डालिए इसको। लेटर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टू क्रैक साइफर्स एंड आर। साइफर का मतलब क्या होता है, ये जो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग, ये मान लीजिए आप क्या कहते हैं साइफर, ये व्हाट्सएप में जो इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्शन समझ रहे हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं इसको इंक्रिप्ट करके दूसरे एंड तक पहुंच रहा है, तो उसका एक सिस्टम होता है, उस तरह से वो डिक्रिप्ट होकर फिर वो साइफर का डिस्पर बनता है, तो आप उसको पढ़ पाते हैं। तो उस साइफर को अगर क्रैक करना हो
तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है, ये बता रहे हैं। एंड आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक फ्रीक्वेंसी का दूसरे से जो तुलना होता है, रिलेशन होता है, उसको भी समराइज करने के लिए, समझने के लिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेटर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड अदर लैंग्वेजेज आर ऑफन यूज्ड लाइक ग्रीक, लैटिन, इन सब चीज़ों को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इस्तेमाल है। अब इसके अलावा ये एक चीज़ जो यहाँ पे शायद मैं सम्मिलित नहीं कर पाया हूँ, जो हाँ लास्ट में इसको मैंने सम्मिलित किया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका टाइप होता है 4 या 5 तरह से कर सकते हैं। मेजरली 3 तरह अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा है, मैंने 5 समराइज करके लिखा हुआ है। 3 कौन कौन? एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि डेटा अगर ग्रुपों के रूप में बंधा हुआ है, ग्रुप में समाहित है, अभी एग्जांपल फोटोज के थ्रू आपको दिखाएंगे, तो उस तरह के फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा कुमुलेटिव, चौथा रिलेटिव, वो पांचवा रिलेटिव कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 तो ये हो गए, लेकिन ये अगर आपको याद ना रहे तो 3 याद रख लीजिए। कौन? ये ग्रुप्ड, एक अनग्रुप्ड और दूसरा कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब क्या हो गया कि 20 तरह के फल आपके डलिया में पड़े हुए हैं, तो उन फलों की कैटेगरी बना लीजिए, या ये छोड़ दीजिए 20 तरह के खाद्य पदार्थ आपके डलिया में पड़े हुए हैं तो उसकी कैटेगरी बना लीजिए। फलों के अंतर्गत एक हो गया, सब्जियों के अंतर्गत एक हो गया, नमकीन के अंतर्गत एक, मिठाइयों के अंतर्गत एक, ये सारा चीज़ें वो अलग अलग कैटेगरी बन गई और इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, डेटा को पॉइंट उस हिसाब से रखिए, तो उसको कहते हैं कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे अभी आगे एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे कि 10 से 15 के रेंज में 4 बच्चे हैं, 15 से 20 के रेंज में 8 बच्चे हैं, इस तरह का अगर ग्रुप बना के फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और अनग्रुप का मतलब है बिना कोई ग्रुप बनाए, जैसे एक एग्जाम हुआ उसमें 35 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 10 है, 50 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 15 है, इस तरह का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अनग्रुप्ड हो गया। तो इस तरह से ये 3 वो मेजर टाइप हो गए कि किसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जो याद रखिए तो बहुत अच्छा है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड और तीसरा कैटेगोरिकल का हमने बताया है। और वो याद करने के अलावा ये याद कर सकें तो और आराम हो जाएगा आपके लिए कि एक होता है ग्रुप, एक अनग्रुप्ड, एक कुमुलेटिव, एक रिलेटिव कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 हो गया। इतना चीज़ याद रखें तो इसके इतर कुछ और नहीं आना है इसमें, बस इतनी चीज़ें आनी है। बाकी इसी से कनेक्टेड टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेबस बार बार मैं दिखाता हूँ कि टू द पॉइंट एकदम सिलेबस सही चल रहे होते हैं। टॉपिक नंबर 2 आप देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ डेटा में पहला तो हमने पढ़ा ही दिया था, उसमें प्राइमरी डेटा पढ़ाया, सेकेंडरी पढ़ाया, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैंपलिंग टेक्निक भी पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आज कंप्लीट। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है लेक्चर नंबर 2 के सेकंड में। हमारा तीसरा लेक्चर होगा, फिर से देख लीजिए, उसका नाम है टॉपिक नंबर 3 है, हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक। इसमें हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सारी चीज़ें इस हिसाब से इस तरह से डेटा को कैसे हम लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे समझने में आसानी हो, कंक्लूजन इन्फरेंस निकालने में आसानी हो। उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि 3 जब लेक्चर हो जाएंगे तो चौथा हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी थोड़ा देखेंगे, तो आपको लगे कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वैसे सवाल आ रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका मजबूत हो। तो ये हो गया। आप थोड़ा चित्रों के माध्यम से मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ पेट्स है, 1 से 2 के बीच में पेट्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है 7। जैसे लोग पेट्स पालने वाले हैं मान लीजिए, तो 1 से 2 के बीच में पेट्स पालने वालों की संख्या 7 है, 3 से 4 के बीच में 3 है, 5 से 6 के बीच में 3 है, 7 से 8 के बीच में 2 है। तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ ग्रुप हो गया ना, 1 से 2 एक ग्रुप हो गया, 3 से 4 एक ग्रुप हो गया, 5 से 6 ग्रुप हो गया, 7 से 8 ग्रुप हो गया, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि वो कितने लोगों ने इतना पाल रखा है। तो ये हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसी तरह से यहाँ मान लीजिए स्कोर किसी एग्जाम में 5 नंबर के टेस्ट में मान लीजिए कि ऐसे बच्चों ने अलग अलग स्कोर किया, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर ऐसे 3 नंबर। अब इसको इतना लंबा सा डेटा है, इसको समझ में थोड़ा सा कंफर्टेबली अगर आपको मुश्किल हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए, यहाँ स्कोर डाल दीजिए, इधर फ्रीक्वेंसी। 1 नंबर कितने बच्चों को मिला, इधर देखिए 1 और 2, 1 लोगों को मिला है 1 नंबर, तो यहाँ 1 के सामने फ्रीक्वेंसी उसकी है 2 नंबर किसको मिला है, कितने लोगों को, 1 2 3 4 5 लोगों को 2 नंबर मिला है, तो 2 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। ऐसे 3 कितने मिले, 4 कितने मिले, ऐसे ही होता है। यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेटा है, इसको इसमें क्लासिफिकेशन भी हो गया, इसमें टेबुलेशन भी हो गया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, यही हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ स्कोर वाला देख लीजिए, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, टोटल मान लीजिए कि 25 बच्चे हैं, उनको कितने कितने नंबर मिले हैं, कितने लोगों को। 13 नंबर यहाँ टेली मार्क्स में है 2 लोगों को 13 नंबर मिले हैं, 14 नंबर 4 लोगों को मिले हैं, 15 नंबर 5 लोगों को मिले हैं। यहाँ स्टेट में 5 ऐसे दर्शाते हैं, 4 लिखे, एक डंडा उधर फाड़ दिया डायगोनली, तो 5 हो गया। तो 15 नंबर 5 लोगों को मिले हैं, 16 नंबर कितने लोगों को मिले हैं, 8 नंबर को मिले हैं, या 5 ही हो गया, 3 या 8। 17 नंबर 6 लोगों को मिले हैं, तो टोटल 25 बच्चों का पूरा, ये बाजू क्लेम कर सकता है, इसको भी हटा ही देते हैं, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं। और ऐसे आप दूसरा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपको एग्जांपल देखना है तो नंबर ऑफ केसेस फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, यहाँ देख लीजिए, ये एज ग्रुप हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज हो गया, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दें आपको कि वो जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 100 बटे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हो गया, क्या कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये इधर एज ग्रुप है, तो ये हो गया, ये ग्रुप डेटा का है, बता रहे हैं, इसमें 20 से 24 से ग्रुप हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 लोगों के मार्क्स जो हैं
क्लास के अंदर वो 20 से 24 के बीच में है, तो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी। क्युमुलेटिव का मतलब सम्मिलित, सब मिला के। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज अगर निकालना है तो टोटल बच्चों की जो संख्या है उस हिसाब से निकल जाएगा। ये रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे n गुणे 100 जो होता है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का देखो फार्मूला दिया है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से गुणा कीजिए और n से भाग के दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकल आएगा। और उसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ द ये क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लास, कि एक क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है उसको टोटल नंबर ऑफ क्लास से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो वो हो जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लास, मतलब f अगर एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है और टोटल n क्लास हैं तो यह बाई n हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात को? तो ऐसे ये एज ग्रुप एक हो गया। दूसरा देख लीजिए 25 से 29। इसमें पहले मैंने बताया था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, वो जो कि एक बार जो डेटा काउंट हो गया दूसरा नहीं आता है उसमें, वो अपोरजी घटनाओं की तरह अपोरजी समूह बनते हैं कि एक डेटा एक बार काउंट तो काउंट, वो दोबारा फिर से काउंट नहीं होगा। ऐसे 25 से 29 वाले ग्रुप में 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड कर देते हैं। इधर देखिए यहाँ 2 है और दूसरे वाले ग्रुप की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 में ये वाला ये जो 2 है इसमें जोड़ दीजिए, ये 2 जोड़ा तो 2 और 3, ये इसकी क्युमुलेटिव 5 हो गई। फिर इस तीसरे वाले ग्रुप की है 30 से 34 की 13, तो 13 में 5 जोड़िए, उसकी क्युमुलेटिव बनानी तो 18 हो गई। फिर 18 में तीसरे वाले की अगर बनाना है हमको चौथे वाले की, तो इसकी 18 है और 18 में पहले जो प्रीवियस 18 था जोड़िए तो 18 18 36, ये क्युमुलेटिव का हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो अभी मतलब लेटेस्ट वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें उसके जस्ट ऊपर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमारा आया है उसको उसमें ऐड करते चले जाइए तो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है ना ऊपर, ये पूरा सम होता है उसका एक्युमुलेशन ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी इसके पहले मतलब जिस वाले बार में हम चल रहे हैं, जिस वाले ग्रुप में, उसके पहले जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ दीजिए, इकट्ठे जोड़ते चले आइए तो वो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाती है, उसका एक्युमुलेशन जो होता है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जितना है हमारी उसको 100 से गुणा कीजिए और टोटल नंबर ऑफ क्लास n है यहाँ पे, तो परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और उसका अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पर्टिकुलर क्लास जिसके बारे में हम देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और टोटल क्लास कितने हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये फार्मूलाज भी याद रखेंगे, देख लीजिए और ये लिख लेंगे एक जगह, तो आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये इसको मैं इसमें बता दूंगा तो आपको आगे ये डायग्राम वाला जो चीज़ें हम पढ़ेंगे आप लेक्चर नंबर 3 में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो उसमें इसको अच्छे से मैं बताऊंगा कि ये हिस्टोग्राम्स क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है। ये हिस्टोग्राम है आप देख रहे हैं ना, तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये भी एक है ग्रुप डेटा का। 0 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 से 20 के बीच में 5 है, 20 से 30 के बीच में 10 है, ऐसे फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब ये डेटा अगर वैसे हो कि 0 से 10 के बीच में एक नंबर है तो एक ही लोग हैं, तो ऐसे इसको ये बहुत लंबा डेटा बन जाएगा। इसमें 0 से 50 तक अलग अलग डिजिट्स रहेंगे, आप गिनेंगे कि हाँ इसमें इतने लोग। अब इसको टेबल बना दे तो इसको डिड्यूस करना, इससे कोई भी कंक्लूजन कितना आसान होगा। ये इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ये जो बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया है और होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं और यथासंभव आप वो कन्फ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश की जाएगी। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। आपको पता ही है कि बैंक में नौकरी करता हूँ मैं, प्रथमा ग्रामीण बैंक में, तो उसमें थोड़ा जानते हैं कि मार्च महीने में बहुत सारा काम होता है, बैंकों में हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो उस वजह से टाइम थोड़ा कम निकलता है। लेकिन अब नया वित्तीय सत्र आएगा तो वहाँ थोड़ा सा आसानी होगी। तो और वही है, बैंक में क्लरिकल पोस्टों पे होना थोड़ा हेक्टिक है, इसलिए समय कम निकल पाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आगे जैसे जैसे कहीं कुछ बेहतर होगा तो उसके बारे में फिर और बेहतर होगा तो आपके लिए और थोड़ा मैं समय दे पाऊँगा अच्छे से और पढ़ा पाऊँगा। और होप सो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो सकें, यही मेरा इतना उद्देश्य है। अपने लेक्चर इतना धैर्यपूर्वक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ कि ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, इससे इतर कहीं सवाल नहीं आएगा एसओ का। और जो एसओ सेलेक्टेड हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि वो मेरे सुपर सीनियर हैं, मेरे मित्र भी मान सकते हैं, उनसे मेरी अक्सर बात होती है कि लाइफ बड़ी अच्छी है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे के लिए यहाँ 2000 ग्रेड पे के लिए 1800 ग्रेड पे के लिए लोग एकदम लाइन लगाए परेशान हुए पड़े हैं। एक ही झटके में आप 4200 हो जाएंगे और अगला प्रमोशन ग्रेडेड पोस्ट के लिए है, तो इससे बड़ा प्रिविलेज क्या हो सकता है। तो पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न किए हो तो इतना ही आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि ये लेक्चर्स बनाने में वास्तव में बहुत समय लगता है। कंटेंट तो बहुत ही मतलब कोई कुछ भी बना दे रैंडम, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष दे भी क्यों सकता हूँ, लेकिन अगर क्वालिटी कंटेंट बनाना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो तो उसके लिए वास्तव में समय लगता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद में वीडियोज़ आपके सामने आ पाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस और बढ़ेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।